नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग विज़न, दृष्टि और ध्येय IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर ही रहे थे और साथ ही संस्कृति IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम संस्कृति IAS संस्थान के 4 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज जो हम पेपर देखने वाले हैं वो है संस्कृति IAS संस्थान का अगला मॉडल टेस्ट पेपर। तो हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन, हूणों का भारत पर प्रभुत्व, 3 यास्क द्वारा निरुक्त की रचना। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ईसा पूर्व 5वीं सदी के संदर्भ में सही हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हैं। तो यदि हम बात करते हैं पंचमार्क सिक्कों के बारे में, तो पंचमार्क सिक्के मित्रों 5वीं 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व माने जाते हैं और ये जो सिक्के हैं इन्हें सांचों में ढालकर बनाया जाता था और धातु के टुकड़ों के औजार से प्रहार करके इन्हें एक तरह से आहत सिक्के भी कहा जाता था। यानी ये चीज़ जो है वो आपकी 5वीं शताब्दी के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके अलावा इसमें और बता दें कि इन पर कुछ आकृतियाँ भी अंकित की जाती थीं। जैसे अगर हम आकृति की बात यहाँ पर करें तो हाथी, पेड़ पौधे, मछली, घोड़े इत्यादि भी आकृतियाँ भी इन पर उकेरी जाती थी। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि छाप की जाती थी, एक ऐसा सिंबल जो पीट कर या फिर ये कह सकते हैं उसको सांचों में उसका अंकित करके आहत करके यानी मार के उसमें बनाया जाता था। इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये बिल्कुल सही बात है। पहला जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट फर्स्ट है जो वो बिल्कुल सही है। यदि हम आगे चलें, आगे क्या कह रहा है, हूणों के आक्रमण, हूणों का भारत पर आक्रमण। अगर हम हूणों के आक्रमण के बारे में बात करें तो गुप्त काल के दौरान सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख यानी गुप्त काल पीरियड, तो हूणों के आक्रमण के बारे में हमें सही जानकारी मिहिर कुल या लिखित जानकारी जो मिलती है मिहिर कुल के टाइम पर मिलती है। ठीक है। और अगली जो बात की जाती है गुप्त शताब्दी में या गुप्त पीरियड की बात, ये 5वीं शताब्दी से इंक्लूडेड या उससे संबंध इसका जो है वो नहीं है। आगे आते हैं, यास्क द्वारा निरुक्त की रचना। यदि हम यास्क की निरुक्त के बारे में बात करें तो ये जो रचना है इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की विवेचना की गई है। इस रचना का जो रचना पीरियड है, ये उसको बनाने के क्रम है वो आपका 5th सेंचुरी ही है। यानी ये बात बिल्कुल सही है। यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हैं, विशेषताओं को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि में बड़े पैमाने पर दासों का प्रयोग होता था। 2, राज्य द्वारा सिंचाई एवं जल वितरण का प्रबंधन किया जाता था। 3, सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर बताना है कितने कथन सही हैं। मौर्यकालीन यानी मौर्यकालीन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स चाणक्य का अर्थशास्त्र है। क्या है मित्रों, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। तो क्या कहता है, अर्थव्यवस्था से बात करनी है तो अर्थशास्त्र से हम बात कर लेंगे। कृषि में बड़े पैमाने पर दासों का प्रयोग किया जाता था। यदि हम यहाँ पर ये बात करें बड़े पैमाने पर दासों का प्रयोग, तो अर्थशास्त्र में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है कि इस काल में दासों का प्रयोग किया जाता था कृषि कार्य के लिए। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पे आ जाते हैं, राज्य द्वारा सिंचाई एवं जल वितरण का प्रबंधन किया जाता था।
तो यहाँ पर आपको पता हो अर्थशास्त्र में इसका भी जिक्र किया गया है कि अमात्य या अधिकारी, जिन्हें अमात्य कहा जाता था, वो प्रबंधन करते थे, क्या उत्तरदायित्व था कि राज्य में कृषि के बारे में या कृषि के उपकरण, कृषि की सिंचाई, कृषि की व्यवस्था की जानकारी या उसका प्रबंधन करने का काम उन्हीं का होता था। अगला तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यदि हम कर निर्धारण के सर्वोच्च अधिकारी के बारे में बात करें तो वो मित्रों होता था समाहर्ता। कौन होता था? समाहर्ता जो होता था वो कर निर्धारण का काम करता था। क्या करता था? समाहर्ता। और यदि हम सन्निधाता के बारे में यहाँ पर बताएं तो सन्निधाता जो होता था वो मित्रों राजकोषीय कोषागार होता था। क्या होता था? ये समझिए आपका ट्रेजरी ऑफिसर होता था। और कर निर्धारण का काम जो करता था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता था, वित्त मंत्रालय करता था, तो उसे समाहर्ता कहा जाता था। यानी ये कौन होता था? ये आपका सन्निधाता राजकीय कोषागार होता था। क्या होता था? राजकीय कोषागार होता था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित इतिहास में सातवाहन काल में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण प्रशासन का कार्यभार गोलमेक के अधीन था। ग्रामीण भारतीय इतिहास में, अच्छा सातवाहन के बारे में पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना। ग्रामीण प्रशासन का कार्यभार गोलमेक के अधीन था। तो सातवाहनों के बारे में यदि हम बात करें तो सातवाहनों के बारे में जो जानकारी की बात की जाती है तो वो जानकारी हमें मित्रों इनके एक प्राकृत ग्रंथ है जो इनकी राजभाषा भी थी। एक प्राकृत ग्रंथ की रचना हुई थी इस काल में जिसे हम गाथा सप्तशती के तौर पर भी जानते हैं। उससे हमें सातवाहनों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है और उस स्रोत के अनुसार हमसे ये जानकारी मिलती है कि ग्रामीण प्रशासन का कार्यभार गोलमेक के अधीन होता था। यानी जो ग्रामीण का काम करता था वो गोलमेक कहलाता था। बाद में ये ग्रामीणी के तौर पर आप उसमें देखेंगे गुप्त काल में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही हो जाएगी। प्रथम श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाते थे। क्या बोल रहे हैं ये? प्रथम श्रेणी के जो सामंत होते थे वो क्या कहलाते थे? वो महाभोज कहलाते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सातवाहनों ने जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम प्रदान किए गए थे प्रथा आरंभ की थी और इस आबाद भूमि को ग्राम दान दे दिए जाते थे, जिन्हें राजपुरुष और सैनिकों की हर कोटि की राजकीय अधिकारियों से हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें, प्रथम श्रेणी के जो सामंत होते थे वो महाभोज न कहकर उन्हें ब्रह्मदेव या फिर ब्राह्मणों को द्वारा या बौद्धों को दी जाने भूमि के तौर पर उन्हें भूमि दे दी जाती थी, तो वो महाभोज नहीं कहलाते थे। ये बात क्या हो गई? ये बात गलत है मित्रों। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं ग्राम दान की प्रथा आरंभ हुई, बिल्कुल बात सही है। यहाँ से ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ हुई। और इसमें होता क्या था? इसमें कोई भी राजा का अधिकारी या स्वयं राजा किसी प्रकार का कर या कोई भी टैक्स उन पर वसूलता नहीं था या उन पर वसूला नहीं जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें अगला स्टेटमेंट क्या है? प्राकृत सातवाहनों, बिल्कुल सही है। गाथा सप्तशती में स्पष्ट है जो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है कि इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर मित्रों बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे देखते हैं हम लोग। ये कुछ स्टेटमेंट है और उसका क्या है और उनके बारे में बताना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईसा की पहली सदी में व्यापार स्थल मार्ग के जलमार्ग की ओर स्थानांतरित होता था। व्यापार स्थल मार्ग से जलमार्ग, बिल्कुल बात सही है। स्थल मार्ग से होते हुए जलमार्ग की ओर स्थानांतरित हुआ था, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। ईसा की पहली सदी में मानसून का रहस्य पता चल जाने से भारत के विभिन्न बंदरगाहों तक पहुंच आसान हो गई थी। यानी मानसूनी हवा, मानसूनी प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन पता करके हम पता कर सकते थे, हम रास्ता जान लिए थे। हमें एथेंस, ग्रीक, यूनान, हिंद, यवन इनके द्वारा बताए हुए रास्ते, हमें अरब और यूनान से रास्ते पता चले थे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये रास्ता हमें जानकारी में मानसून का बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते भी हैं मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो इस जानकारी मिलने से क्या हुआ? बंदरगाहों का विकास हुआ। बात समझ में? यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला स्टेटमेंट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले को क्या कर रहा है? एक प्रकार से उसके बारे में ही व्याख्या कर रहा है।
तो यहीं पर आगे देखते हैं आगे क्या है, इसमें ऑप्शन क्या क्या बन रहे हैं उसे ज़रा देखते हैं। ऑप्शन देखिए ज़रा, उपरोक्त कथनों के बारे में कौन से कथन सही हैं ये बता रहा है। तो कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, यही बात आपकी क्या हो जाएगी मित्रों, बिल्कुल जो है सही हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 और वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित युग्मों की जांच के बारे में बात कर रहा है। तो ज़रा देखते हैं, जांच हम भी करवा लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। पद हैं और संबंधित अधिकारी हैं। ये जो पद हैं ये संबंधित अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा अधिकारी क्या काम करता था। तो आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सबसे पहले राजुक होता था। तो मित्रों राजुक जो होता था, अशोक के ने अपने से बड़े और उच्च आदर्श वाक्य किया था, ये मौर्यों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो राजुक होता था वो क्या होता था, वो न्यायिक अधिकारी होता था। यानी ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समाहर्ता, अभी पहले ही आपको बताया था, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख यानी जो कर निर्धारण का काम करता था, यानी फाइनेंस मिनिस्टर होता था। ये भी बात क्या हो जाएगी मित्रों, बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अरसर। अरसर के बारे में बात किया जा रहा है। तो अरसर जो है मित्रों, ये आपके दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच की अवधि के संगम काल के दौरान ये देखा गया था। और अरसर जो होता था वो संगम काल में व्यापारी नहीं होता था। इसे क्या बोला गया है, इसे मित्रों शासक बोला गया है। क्या बोला गया है, शासक इसे यहाँ पर बोला गया। यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कितने सही हुए हमारे यहाँ पर हमारे 2 सही हुए। तो ये 2 कौन कौन से सही हैं, पहले और दूसरे सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी विचार बताइए इन्हें। क्या कह रहा है, पांड्यों के शासन में मात्र सत्तात्मक प्रभाव दृष्टिगत होता है। पांड्यों के शासन में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था दृष्टिगत होती है। तो संगम साहित्यों के बारे में यदि हम बात करें तो चोल चेर पांड हैं, ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इन जानकारी में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि पांड्यों का उल्लेख जो मेगास्थनीज ने किया है, ठीक है, और मोतियों के लिए इसे मशहूर बताया गया था। ये एक प्रकार के किसके, गौतमीपुत्र सतकर्णी इन सब के होते हुए ये कैसा बताया गया, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर इंडिकेट होती है। बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अगला, चोल शासक कारिकल ने कावेरी नदी का बांध निर्माण कराया था। ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी कि चोलों ने अपने जो साम्राज्य है उसे सशक्त किया था और व्यापार, ये समझिए बंगाल की खाड़ी को पूरी चोल की खाड़ी में तब्दील कर दिया था। तो इस तब्दीली के दौरान उसने एक सशक्त नौसेना भी बनाई थी और उसी नौसेना की मदद से उसने कावेरी नदी पर एक पुल भी निर्माण करवाया था। यानी ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला, पांड्य शासक एलरा ने श्रीलंका पर शासन किया। अगर हम एलरा के बारे में बात करें तो चोल राज्य के अंतर्गत तो श्रीलंका पर जो कि जानकारी का स्रोत भी मिलता है और अभिलेख से हमें, और सूती कपड़ों का व्यापारिक केंद्र विकसित करने का भी काम किया गया था। तो यहाँ पे पांड्य शासक के बारे में तो नहीं, लेकिन चोल शासक के तौर पर ये बात सही जरूर है। यानी यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थायी सेना, राजा का पद अनुवांशिक, गुप्तचरों का प्रचलन, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ऋग्वेद कालीन हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनी विशेषताएं हैं ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद काल की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो मित्रों ऋग्वेद काल की यहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं बता रहे हैं, जरा ये बात करते हैं हम लोग। तो मित्रों ऋग्वेद काल में स्थायी सेना थी। अगर आपके ऋग्वेद काल के बारे में बात करें तो ऋग्वेद काल मित्रों एक प्रकार का ऐसा संगठन, ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर क्या होता था,
जहाँ पर एक कबीले की प्रवृत्ति होती थी। तो कबीले की प्रवृत्ति होती थी तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपका जो कबीले का प्रमुख होता था वो अपनी शक्ति को क्या करता था, बरकरार रखता था। क्या करता था, बरकरार रखता था। लेकिन बरकरार रखने के दौरान यदि आप ये बात करें कि वहाँ पर वो शक्ति बरकरार रखने के लिए स्थायी सेना रखता था, तो वो स्थायी सेना नहीं थी। ये बात बिल्कुल गलत है। ये खेती किसानी करते थे और जब इन्हें लगता था कि एक कबीले ने दूसरे पर हमला किया है तो वो उस कबीले की रक्षा के लिए वही किसान हल की जगह फावड़ा उठा लेते थे, कुल्हाड़ी उठा लेते थे। तो ये स्थायी सेना नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं, राजा का पद अनुवांशिक। हाँ, ये बात में कुछ दम है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, एक प्रमुख बना दिया जाता था और वही प्रमुख क्या करता था, आगे जाके वही उस प्रमुख का परमानेंट उस दल का राजा बन जाता था। यानी ये बात बिल्कुल सही है। और अगर गुप्तचरों के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम आपसे बात समझना हो तो आप कौन थे, वो B.R. चोपड़ा, ठीक है, उनका महाभारत देख लो। तो उस महाभारत में आपको पता चल जाएगा कि दुर्योधन के अपने गुप्तचर थे, युधिष्ठिर के अपने गुप्तचर थे। यानी गुप्तचर वाली जैसा कॉन्सेप्ट ऋग्वैदिक काल में दिखता है। यानी ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाजपति के पद से किसे निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऑप्शन ए परिवार का प्रधान, ऑप्शन बी चरागाह का प्रधान, ऑप्शन सी गुप्तचरों का प्रधान या सेना का प्रधान। तो वाजपति के बारे में यदि हम बात करें तो वाजपति जो होता था वो एक आरंभ में जो क्या कहते हैं आपका जो क्या है पशुओं की एक टोली बनाई जाती थी और वो टोली जो होती थी वो गायों को चराने का काम करता था। और गायों के चराने के कारण या आपकी भेड़ बकरियों को चराने के कारण उसका एक पद नियुक्त कर दिया जाता था जिसे वाजपति कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, चरागाह का प्रधान। परिवार के प्रधान की यहाँ पर ही अगर हम बात कर लें, ऋग्वैदिक काल में जो परिवारों का प्रधान होता था उसे मित्रों हम कुलपा कहते थे। क्या कहते थे, कुलपा कहते थे। क्या कहते थे मित्रों, कुलपात कहते थे। ठीक है, कुलपा कहते थे। ठीक है, जो लड़ाकू होता था। ठीक, और इसके अलावा यदि हम बात करें, यहाँ पे जो टोली स्थिर निवासी होते थे वो मुखिया कहलाते थे। ग्रामीण का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ठीक है, और यहीं पर यदि हम बात करें, गुप्तचरों का प्रधान आपका जो गुप्तचरी का काम करते थे उन्हें वात्र के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, और सेना का प्रधान सेनापति के तौर पर जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है 9, इसे देखते हैं। गांधार मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए भैया, विचार बताइए क्या है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है गांधार मूर्तिकला में। क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ईसवी सन की आरंभिक सदी में विकसित हुई है। ईसवी सन की आरंभिक सदी में विकसित हुई है। दूसरी बात क्या हो गई, ईसवी सदी की आरंभिक सदी में इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं। बाह्य सौंदर्य का मूर्त रूप, बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप दिया गया है। क्या किया है, बाह्य सौंदर्य यानी जो आपकी बाह्य सुंदरता है उसे मूर्त रूप देने की बात की गई है। तीसरा, आदर्शवाद पर केंद्रित है। किस पर है, आदर्शवाद पर केंद्रित है। तो अब बात करते हैं इनमें से कितनी विशेषताएं सही नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार कला आपके यहाँ आई कैसे।
तो गांधार कला जो है मित्रों वो यूनान कला से इंस्पायर्ड है और विशेषकर अफगानिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्र में प्रचलित हुई और यहीं से वो भारत में प्रवेश करती है। अब जब वहाँ से प्रवेश कर रही है तो आप अपने अंदाज से खुद पता लगाइए क्या वहाँ पे आपको बलुआ पत्थर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बलुआ पत्थर की अगर बात की जाती है तो जो मथुरा कला की मूर्तियाँ बनी हैं मित्रों वो मेरे साथियों किससे बनी हैं? वो आपके बलुआ पत्थर से निर्मित हुई हैं। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर की जो बात की गई है वो निहायती क्या है? गलत है। कहाँ पे है? गलत है। अब बात करते हैं ईसवी सन की आरंभिक सदी में विकसित हुई, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये पहली सदी से लेकर 7वीं शताब्दी तक इसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था, यानी पहली से 7वीं तक में ये विकसित हो गई थी। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल जो है वो सही है। दूसरी बात पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या दूसरी बात कह रही है कि ये जो मूर्तियां हैं बाह्य सौंदर्य पर क्या देती हैं? विशेषता देती हैं, यानी विशेष केंद्रित रहती हैं। तो इस शैली का अगर हम आपसे बात करें तो इस शैली में जो ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं वो महात्मा बुद्ध की मिली हैं। महात्मा बुद्ध को समझिए, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो अलौकिकता का वर्णन किया गया, एक ऐसे समझिए कि एक शांत भाव, उनके घुंघराले बाल, सुंदर स्वरूप, कदकाठी, इस प्रकार का उनका चित्रण किया गया है। जब आप सुंदर नयन बनाएंगे, सुंदर नाक बनाएंगे, नए नक्श बनाएंगे, घुंघराले बाल बनाएंगे तो चित्र में क्या बाह्य सुंदरता नहीं है? चित्र में बाह्य सुंदरता ऑलरेडी स्पष्ट हो रही है, यानी बाह्य सुंदरता पर ये क्या देते थे? बात करते थे। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं कि आदर्शवाद पर केंद्रित। आदर्श यानी एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना जो सोसाइटी में क्या करे? सोसाइटी में आदर्शवाद दिखाए। तो यहाँ पर आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद आपका मथुरा कला में दिखेगा। मथुरा कला में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी वो एक आदर्शवादी व्यक्तित्व को छलकती हुई, अलौकिकता को प्रकट करती हुई मिलती हैं। यहाँ पर आदर्शवाद को ज़्यादा चिन्हित नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कितनी विशेषताएं सही नहीं हैं? आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कितनी नहीं हैं? 2 विशेषताएं सही नहीं हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है 10? इसे समझते हैं। मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का प्रचलन संस्कृत भाषा को वरीयता, शैव एवं वैष्णव संप्रदाय की प्रतिक्रिया, उपरोक्त में से कितने कारक बौद्ध धर्म के पतन के लिए जिम्मेदार हैं? केवल एक कारक जिम्मेदार है, 2 कारक जिम्मेदार हैं, 3 कारक जिम्मेदार हैं या कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। क्या है? बौद्ध धर्म की बात कर रहा है। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का प्रचलन था, तो प्रारंभ में महात्मा बुद्ध तो मूर्ति पूजा के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हुए ही खड़े हुए थे, लेकिन बाद के समय में कनिष्क वगैरह आएंगे या फिर ये कहेंगे आप 3री 4थी बौद्ध संगति होगी, तो ये 2 संप्रदाय में बट जाएगा और एक महात्मा बुद्ध को अलौकिकता को रिप्रेजेंट करने लगेगा, मूर्ति के रूप में उन्हें पूजना लगेगा। तो फिर हिंदू धर्म या सनातन धर्म में या ब्राह्मणवाद में या पुरोहित वर्ग में और बौद्ध धर्म में कोई अंतर नहीं बचेगा। यानी ये हिंदू धर्म की क्या कहते हैं कृतियों के तौर पर देखते थे मूर्ति पूजा को, और यहाँ पर ही ये मूर्ति पूजा आ जाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा से संबंधित बिल्कुल रॉन्ग सिद्ध होगा। दूसरे पे आ जाओ, संस्कृत भाषा को वरीयता। प्रारंभ में आप देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म के लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने जो आम भाषा थी, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, उसकी बात की थी। ठीक है, जो आम जन की भाषा थी। और संस्कृत भाषा वो कुलीन वर्ग की भाषा होती थी, राजपरिवार की भाषा होती थी, ब्राह्मणों की भाषा होती थी, उस पर विशेष बल नहीं दिया था। आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात की थी। लेकिन जब इसमें कृतियाँ आने लगीं तो यहाँ भी लोगों ने अपने आप को उच्च वर्ग के रूप में विकसित करने की बात करने शुरू कर दी और संस्कृत भाषा को अपनाना प्रारंभ कर दिया, जो इसके पतन का एक कारण बना है। यानी ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा और संस्कृत ये भी बात सही है। ठीक है, पहली बात गलत, ये रॉन्ग साइन क्यों लगाया? ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। दूसरा, शैव वैष्णव संप्रदाय की प्रतिक्रिया। अब विरोध जब होता है, भागवत धर्म अपने आप में सुधार की बात करता है। सुधार के तौर पर 2 धड़ों में बट जाएगा।
एक भगवान शंकर की पूजा करने लगेंगे, एक भगवान विष्णु की पूजा करने लगेंगे, अवतारवाद ले आएंगे और महात्मा बुद्ध को भी हिंदू धर्म में जोड़ लेंगे, यानी वो उसने भी विष्णु भगवान का अवतार के तौर पर मान लेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका वैष्णव संप्रदाय की प्रतिक्रिया के तौर पर ये जाना जाएगा। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों पतन के कारण इंडिकेट होंगे और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे की प्रचुरता, पक्की ईंटों का प्रयोग, चित्रित धूसर मृत भांड का प्रचलन, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के संदर्भ में सही हैं? क्या हैं? मौर्यकालीन विशेषताएं भौतिक संस्कृति के रूप में संग्रहित हैं। तो मौर्यकालीन लोहे की प्रचुरता, पक्की ईंटों का प्रयोग, चित्रित धूसर मृत भांड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी भौतिक प्रकृतियों के रूप में यहाँ पर प्रचलित हैं, तो मौर्य काल में अगर हम बात करें लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था, लेखन कला का प्रयोग होता था, मुद्राओं को बहुतायत मात्रा में मिली हैं, ठीक है। उत्तरी मेरूरी पोलिस NBPW के हमें क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं, और छल्लेदार ईंटें और कुओं का प्रचलन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, लोहे का प्रचुर मात्रा में मिला है, पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, छल्लेदार कुओं का प्रचलन मिला है, चित्रित धूसर मृत भांड की जगह उत्तरी NBPW यहाँ पर मिले हैं, न कि ये मिले हैं, यानी उत्तर पॉलिशदार काले मृत भांड मिले हैं, चित्रित धूसर मृत भांड अगर आपको चाहिए तो आप चले जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पे NBPW मिला है, ये बात ध्यान रखना। और ये बात हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो कितने सही हैं, 3 यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आ जाइए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य एशिया से भारत के संपर्क स्थापित हुए, इसके भारतीय उपमहाद्वीप पर कई प्रभाव परिलक्षित हुए। इस संदर्भ में निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पॉलिश, लाल पॉलिशदार मृत भांडों का प्रयोग, सैन्य शासन का प्रचलन, पगड़ी, सिरस्त्राण और बूट का प्रचलन, लगाम और जीन का प्रयोग। उपरोक्त में से कितने घटक सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने घटक मध्य एशिया दूसरी शताब्दी में संपर्क स्थापित करने भारतीय उपमहाद्वीप के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं, तो लाल पॉलिशदार यानी RBPW, ये बात बिल्कुल सही है। सैन्य शासन का प्रचलन मध्यकाल से ही हमने देखा था, या सॉरी मध्य एशिया के संपर्क से ही देखा था। पगड़ी और शस्त्रार बूट का प्रचलन भी मध्य एशिया से ही हमें आया था। लगाम और जीन घोड़े के प्रयोग, ये भी हमने सिकंदर के टाइम पे ही देखे थे। यानी ये जो चारों चीज़ें हैं वो हमें यहीं पर उपलब्ध होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है इसे समझिए। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपदेशात्मक ग्रंथ मेल कंडकू कहलाते हैं। इसमें वीर पुरुषों की गाथाओं का वर्णन मिलता है। इससे आरंभिक महापाषाण एक जीवन शैली की जानकारी मिलती है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? क्या हैं? उपरोक्त में से कितने कथन क्या है हमारे सही हैं, इसमें बताना है हमें, ठीक है। तो पहली बात देखते हैं, उपदेशात्मक ग्रंथ मेल कंडुक कहलाते हैं। तो यहाँ पर उपदेशात्मक ग्रंथ के बारे में यदि हम बात करें तो ये मेल कंडुक नहीं कील कंडुकु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेल कंडुक नहीं बल्कि कील कंडुकु कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर मैंने आज बता दिया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आ जाइए, इसमें वीर पुरुषों की गाथाओं का वर्णन है, बिल्कुल है, वीर पुरुषों की गाथाओं का वर्णन है। इसमें आरंभिक महापाषाणिक जीवन शैली की जानकारी मिलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, पहली बात ही गलत थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस पर? 14 पर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परमाणुवाद की स्थापना, जगत की सृष्टि के कारण ईश्वर, मोक्ष प्राप्ति का आधार, यथार्थ ज्ञान, ठीक है, यथार्थ ज्ञान। अच्छा, अब आपको बताना इनमें से कितनी विशेषताएं का आधार
क्या है? सांख्य दर्शन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों सांख्य दर्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सांख्य दर्शन के बारे में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में 6 दर्शन का प्रचलन है। यहाँ पहली बात ये भी समझ लीजिए, आपका सांख्य दर्शन है, आपका योग दर्शन है, आपका वैशेषिक दर्शन है, आपका उत्तर मीमांसा दर्शन है, आपका पूर्व मीमांसा दर्शन है, आपका चारवाक दर्शन। ये 6 प्रमुख दर्शन हैं, जिसमें जीवन शैली के बारे में बताया गया है, आराधना के बारे में बताया गया है, साध्य और साधक के बारे में बताया गया है। ये बात समझिए आप। तो यहाँ पर बात की जा रही है क्या, जो सांख्य दर्शन है वो प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नामक एक और उपादान को जोड़ता है और दोनों से कारण सृष्टि का उत्पाद बताता है। ठीक है, और सांख्य दर्शन आरंभ में भौतिकवादी था। कैसा था? भौतिकवादी था। जगत में सृष्टि का कारण ईश्वर है। तो यहाँ पर अगर आप यहीं पर समझ जाएंगे, यहाँ पर जगत में ईश्वर का सृष्टि का कारण ईश्वर बताया गया है? बिल्कुल नहीं बताया गया। जगत में इसका कारण जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति के साथ किसका मेल हुआ है? प्रकृति के साथ पुरुष का मेल हुआ है, जिससे आपका क्या बना है? जिससे आपकी सृष्टि बनी है। ये किसने बताया है? सांख्य दर्शन में ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, शुरू में तो ये क्या है? भौतिकवादी था, लेकिन बाद के समय में ये यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुमान और का इससे हमें पता चलता है। ठीक है, आधार यथार्थ ज्ञान था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है मित्रों यहाँ पे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं भौतिक तत्वों की विवेचना का। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं की गई है, और भौतिक तथ्यों की विवेचना जिसे की है वो है आपका वैशेषिक दर्शन। क्या है? कणाद द्वारा दिया गया था वैशेषिक दर्शन। उन्होंने परमाणुवाद की बात की थी, यानी पहली बार न्यूक्लियर के बारे में कणाद ने बताया था। यानी ये बात भी क्या हो जाएगी? सांख्य दर्शन से रिलेटेड नहीं है। सही केवल एक है, और वो एक ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनात्मवाद किंतु ईश्वर के अतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति है। वर्ण व्यवस्था एवं लैंगिक समानता पर बल दिया गया है। सुत्त निपात में गाय के लिए अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? बौद्ध धर्म से बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनात्मवादी किंतु ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर और आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, न तो आत्मा को माना है न ईश्वर को माना है। ये बात क्या हो जाएगी? पूर्णतः गलत। वर्ण व्यवस्था और लैंगिक समानता पर बल दिया। वर्ण व्यवस्था और लैंगिक समानता पर इन्होंने बल नहीं दिया था। अगर दिया होता तो मित्रों ये पुनर्जन्मवाद की बात नहीं करते, और ये नहीं कहते कि जन्म के आधार आपके कर्म का बात हो। हाँ, ये बात है, इन्होंने मोक्ष का आधार सबको बताया कि मोक्ष सबको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुत्त निपात गाय के लिए अन्नदा, वनदा, सुखदा। तो ये बात बिल्कुल सही है, गाय के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं है? बिहार, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल की अगर बात करें, उड़ीसा की बात करें तो कलिंग तक है, बिहार में है, उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन में भी है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक भी गया था। तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अहोम साम्राज्य या उसके बारे में जानकारी हमें मौर्यों से शासन की यहाँ पर नहीं मिली है। तमिलनाडु में भी यहाँ पर नहीं मिला है, जबकि कर्नाटक तक अशोक के अभिलेख मिले हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं मिले हैं। तो मौर्य का साम्राज्य तमिलनाडु और यहाँ पर नहीं था। ये बात ही हमारा आंसर होगा। बाकी ये सब जगह इनका साम्राज्य था। ठीक है, जो निर्धारण किया जाता है सत्ता का वो उनके साक्ष्यों के आधार पर मित्रों किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति और रचनाकार। तो यहाँ पर जरा देखिए कौन साहित्यिक कृति है और कौन रचनाकार हैं। तो मिताक्षरा के बता रहे हैं विज्ञानेश्वर,
कौन बता रहा है? मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है। तूतीनामा के नक्साबी हैं। कोक शास्त्र के यहाँ पे कौन बताए? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। ठीक। तो मिताक्षरा की बारे में बात करें तो विज्ञानेश्वर द्वारा ही निश्चित है। तूतीनामा की बात करें तो नक्साबी द्वारा ही रचित है फारसी में। मलिक मोहम्मद की बारे में बात करें तो ये कोकशास्त्र मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं बल्कि नक्साबी ने ही काम शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया है। यानी आप ये बात समझिए, काम सूत्र का फारसी में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है नक्साबी के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? नक्साबी के द्वारा। और राजतंगणी जानते हैं कल्लड़ द्वारा रचित है। तो कितने युग्म सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समझिए 18 क्या कह रहा है। 18 मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडाल अलवार स्त्री भक्त थी। नलियारा दिव्य प्रबंधम अलवारों की रचनाओं का एक संकलन है। तमिल भक्ति रचनाओं में ने बौद्ध और जैन धर्म का समर्थन किया। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो क्या कह रहा है? अंडार अलवार स्त्री भक्त होते थे। तो अगर हम बात करें स्त्रियों की उपस्थिति अंडाल नामक अलवार स्त्री भक्ति की व्यापक स्तर यहाँ पर दिखते हैं और आज भी ये पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। नलियारी दिव्यक्रम अलवारों की रचनाओं का एक संकलन है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तमिल भक्ति रचनाओं में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समर्थन किया गया है। अगर हम तमिल भक्ति रचनाओं के बारे में बात करें तो तमिल भक्ति रचनाओं में बौद्ध और जैन के प्रति विरोध किया गया है, उनका समर्थन नहीं किया गया है। क्या किया गया है? विरोध किया गया है। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यानी 2 बातें यहाँ पर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संबंध में सही है मित्रों। ठीक है। आप मित्रों एक बात मैं बता दूं, इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब में, और ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग मौर्य काल तक पहुँच गए हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इतिहास के जो वीडियो हैं उन्हें देखिए और उनको अपने इस क्वेश्चन पेपर से मिलाइए। आपको बहुत सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो इतिहास को ज़रूर पढ़िए हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है? कौन से क्या आ रहा है? कितने इस कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर क्या थे? सही थे। तीसरा यहाँ पर गलत था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंगायत समुदाय की विशेषता को निर्दिष्ट करता है? लिंगायत समुदाय जो कर्नाटक में मिलता है, भगवान शंकर के पुजारी होते हैं। ये पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। ये जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। ये धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन करते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो हैं लिंगायत की विशेषता, तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अगर हम लिंगायत समुदाय के बारे में बात करें तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। ठीक है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। ठीक है। ये बात गलत है। विधवा पुनर्विवाह का भी विरोध नहीं किया था, मान्यता दी थी। धर्मशास्त्र में बताए श्राद्ध संस्कार का पालन ये नहीं करते हैं। तो ये 3 तो बातें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। केवल एक बात सही रहेगी और वो है ये पुनर्जन्म में सिद्धांत पर विश्वास करते थे। यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य सेवा की स्वीकार्यता, राज्य की राजनीति से अलग रहना, भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राज्य सेवा की स्वीकार्यता, राज्य की राजनीति से अलग रहना, भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं? ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें हो जाएंगी सही, इस पर विचार करना है। ठीक है।
तो देखते हैं भाई, पहली राज्य की सेवा क्या है, चिश्ती से संबंधित राज्य की सेवा की स्वीकार्यता। तो जो आपको ये चिश्ती संप्रदाय है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पहली बार तो शुरू किया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे, वो आपके मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। ठीक, पहली बात तो आप ये समझिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। राज्य की राजनीति से अलग रहना, तो आप जानते हैं कि राज्य की राजनीति से वे बिल्कुल अलग रहते थे। अपनी ख्वाबखाह में, अपने आश्रम में, या वो ये कह दो अपने इस ख्वाबखाह बोलते थे जहाँ पर ये संत रहते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट यानी दूसरा तो ये बिल्कुल सही है। राज्य की सेवा स्वीकार करते थे। जब राजनीति से अलग हैं तो राज्य की सेवा स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर कि राज्य की सेवा इन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की, और उनमें से कुछ लोग मजहबी विभागों के ऊंचे पद पर भी रहे थे। ये जो चीज़ थी ये सुरहावर्दी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुरहावर्दी से। ये चिश्ती से संबंधित मित्रों जो है वो नहीं है, यानी ये बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। ये गरीबी से जीवन नहीं जीते थे, ये भव्य और आप ये समझिए अपना आलीशान जीवन जीना पे विश्वास करते थे। तो ये जो है सुरहावर्दी से संबंधित हैं। दूसरा, भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार, बिल्कुल पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार प्रसार जो है वो किया था। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं चिश्ती से संबंधित। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्तियों की शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक और विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। रासलीला और में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकारों का मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो दोनों बातें हैं मित्रों बिल्कुल सही हैं। यानी जो कथक है वो आप देखेंगे अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा विकसित किया गया था, और 16वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन के साथ इसका प्रचार प्रसार हुआ। कृष्ण और जन्म किया, ये समझिए आप कृष्ण जन्म लीला, ठीक है, कृष्ण की लीलाएं, उनसे संबंधित ये भाव भी प्रकट करते थे। रामलीला भी प्रकट करते थे। ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22, उसे देखते हैं। मराठा राज्य में चौथ आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था। मराठा शासकों को समस्त दक्कन प्रायद्वीप पर इसे वसूलने का अधिकार था। उपरोक्त में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? क्या हैं? कौन से कथन जो हैं वो क्या हैं? सही हैं। तो मराठा में चौथ आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली, चौथ जमींदारों को वसूले गए भू राजस्व का 25% होता था। ये बात बिल्कुल सही है। एक प्रकार से आप ये समझिए मराठा सुरक्षा के तौर पर चौथ और दसदेश मुखी वसूलते थे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मराठा शासकों ने समस्त दक्कन प्रायद्वीप वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है हमारा सही जो है हो जाएगा। शिवाजी की आय का साधन होता था चौथ, और इसे वे उस पड़ोसी राज्य से वसूला करते थे जिसे वो जीतकर अपने राज्य में मिलाने की अपेक्षा उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात करते थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेदांत दर्शन की नहीं है? वेदांत दर्शन के बारे में ये विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता देखते हैं, पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। वेदांत दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस जन्म में अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में राजा बनोगे, ठीक है। इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में डीएम बन जाओगे या एसडीएम बन जाओगे। ये पुनर्जन्म की बात है। लेकिन होता क्या है कि
चारवाक ने ये कहा कि स्वर्ग यहीं नरक यहीं, ठीक है, तो इसी जन्म में पालो और इसी जन्म में इसे प्राप्त कर लो, मेहनत करो जी तोड़ से। लेकिन एक बात सही है, कर्म प्रधान यानी कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, ये भी बात की गई है हमारे दर्शन में। आगे चलते हैं, वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, वैदिक अनुष्ठान, यहाँ पर वेदांत दर्शन, यहाँ पर थोड़ा वेदांत दर्शन काफ़ी ध्यान देने की बात है। वैदिक सिद्धांत की बात की गई, यानी वेदों के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये कटाक्ष किया था कि इसमें किसी प्रकार के मोक्ष में वैदिक अनुष्ठानों का कोई योगदान नहीं है। आप वाजपेयी यज्ञ करो चाहे सुमेध यज्ञ करो, ये से आप ये कहो कि आप पा लेंगे, तो इसके बारे में वेदांत दर्शन कतई क्या है, समर्थन नहीं करता है। बात समझना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप पर बात बिल्कुल सही है, ब्रह्म और आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी गीता पढ़ लीजिए, गीता का दर्शन एक तरह से वेदांत का दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर के हिसाब से बी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वेदांत नहीं, ये वेद के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्या कह रहा है 24, उसे देखते हैं हम लोग। मध्यकालीन नवीन भक्ति पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, यानी गुरु ग्रंथ साहब में रविदास और कबीरदास के दोहे हैं या उनकी वाणी संकलित है, ये बात कतई सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ये आगे चलते हैं दूसरे पर, कीर्तन घोष मीराबाई की प्रमुख रचना है। तो अगर हम कीर्तन घोष के बारे में बात करें तो ये मीराबाई की बिल्कुल रचना नहीं है, इस पर मुझे कतई डाउट नहीं है, क्योंकि कीर्तन घोष जो है वो मित्रों शंकर देव की रचना है। ये बात ध्यान रखना, किसकी रचना है, ये शंकर देव की रचना है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। शंकर देव ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रति आत्म त्याग की चित्रित किया गया। गीत गोविंद जयदेव की है, आप जानते होंगे अच्छी तरह, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राधा और कृष्ण के प्रति आत्म त्याग की चित्रित किया गया है राधा द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे पर रसमंजरी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है रसमंजरी में, तो रसमंजरी जो है भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में लिखा था, और भानुदत्त ने बिहार में होने वाले मैथिल ब्राह्मण थे, और रसमंजरी का अर्थ आनंद का गुलदस्ता है, और यह संस्कृत ग्रंथ में रसों के बारे में बात करता है और नायक और नायिकाओं के भेद का विवरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण का उल्लेख नहीं है, ये बात सही नहीं है मित्रों, ठीक है। आदर्श प्रेमी और प्रेमिका के बारे में यहाँ पर बात की गई है, कृष्ण और राधा के बारे में बात नहीं की गई है, बात समझना। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी, बिल्कुल बात सही है। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के शासक थे, उनके यहाँ दरबारी थे, और जयदेव ने ही गीत गोविंद लिखा था, यानी यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्या है 26 पर, देखते हैं 26। तेवरम और त्रिवाचकम में से गीतों किसके गीतों का संकलन है। तेवरम और त्रिवाचकम में किसके गीतों का, नैनार के, अलवार के, नाथपंथी के या लिंगायत के। तो तेवरम और त्रिवाचकम जो हैं वो नैनार के गीतों का संकलन है, किसका है, नैनार के। और ये नैनार हों चाहे अलवार हों, ये घुमक्कड़ साधु संत होते थे जो घूमते हुए गाना गाते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में मंदिरों को राजस्व मुक्त भूमि दान दिया जाता था। साम्राज्य गंगा के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों तक विस्तृत था। इस काल के मंदिरों ने कृषि क्षेत्र के विस्तार में योगदान दिया। ये कितनी विशेषताएं चोल वंश से संदर्भित हैं, कितनी विशेषताएं चोल वंश से संदर्भित हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है मित्रों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इस काल में मंदिरों को राजस्व मुक्त भूमि दान दी जाती थी। चोलों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया था जो आपने पांड्यों के टाइम पे देखा था।
यानी ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने का जो सातवाहनों ने काम किया था वही काम चोल दक्षिण भारत में करेंगे और यहाँ पे राजस्व मुक्त भूमि देंगे। साम्राज्य गंगा के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों तक विस्तृत था। ये गंगा मत कहो, इसे गोदावरी कह दो। ये दक्षिण भारत में होंगे चोल, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस काल में मंदिरों ने कृषि क्षेत्र का विस्तार होता। जब पुरोहितों को ब्राह्मणों को पूंजी मिल रही है, जमीन मिल रही है, तो उस मंदिर का जो संरक्षक होता था वो उसका संरक्षण और संभरण करता था। यानी ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कितनी बातें सही हैं, 2 बातें सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उपरोक्त में से कितने द्रविड़ शैली के मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें द्रविड़ शैली के उदाहरणों के बारे में, तो उन 9वीं से 12वीं शताब्दी तक कई द्रविड़ शैली मंदिर बने। तो इनमें प्रमुख मंदिर को अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो आपके द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है मित्रों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है, तंजौर का, ये भी द्रविड़ शैली के तौर पर ही महाराजा चोल राजाओं द्वारा निर्मित है। तीसरा अगर हम बात करें गंगईकोंडचोलपुरम, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गंगईकोंडचोलपुरम, ये भी आपका क्या है, इसी का द्रविड़ शैली का भी मंदिर है। ठीक है। और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है ये आपका नागर शैली से रिलेटेड है। किससे है? नागर शैली से। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में। अब एक बार द्रविड़ शैली और नागर शैली आप समझ लीजिए, चित्र के अनुसार ही बताएंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बाकी इतिहास में आपको मिलेगा। जो आपका द्रविड़ शैली होती है वो मित्रों मेनली विमान युक्त होती है। ये विमान युक्त द्रविड़ शैली होती है। और नागर शैली की अगर हम बात करें तो एक छत्र होता है और उसके ऊपर कोई पताका होती है, या इस पर हो सकता है कलश हो। ठीक है, कलश हो ऐसा, और इसमें गर्भगृह होगा, द्वारपाल होंगे, प्रांगण होगा, यहाँ भी प्रांगण होगा, इनका जो मैदान होगा काफ़ी विस्तृत होगा। ठीक है। अगर हम नागर शैली का वर्तमान मंदिर का जो आपका राम मंदिर बना हुआ है वो भी किस पर बेस्ड है? वो नागर शैली पर बेस्ड है। ये बात ध्यान रखना मित्रों। ठीक है। तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं? 3 कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल किले में पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। लाल किले में क्या कर लिया तुमने? पितृदुरा शैली का प्रयोग जो है वो कर लिया है। बहुत बढ़िया बात है, कर ली है तो। ठीक है। अगर हम पितृदुरा शैली के बारे में बात करें तो ये मुगल काल द्वारा लाया गया था पितृदुरा शैली। ठीक है मित्रों। दूसरी, फतेहपुर सीकरी की इमारतों को मालवा वास्तुकला शैलियों का प्रभाव दिखता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को अंतिम रूप दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की अंतिम रूप नहीं दिया था, इसने आधारशिला रखी थी। पहली बात ये समझ जाइए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आधारशिला रखी गई थी अपने गुरु कुतुबुद्दीन काकी के स्मृति में। तो स्टेटमेंट कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखते हैं 30 क्या कह रहा है। 30 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने एकता वंशानुगत बना दिया। बिल्कुल सही है। एकता प्रथा जो शुरू की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। ये बात ध्यान रखना मित्रों, इल्तुतमिश ने शुरू की थी और इसने इसे वंशानुगत कर दिया था। बात सही है। नकद वेतन अदा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। ये भी बात बिल्कुल सही है। दीवानी हिंसा औपचारिक रूप से गोपनीय पत्र व्यवहार का विभाग था। ये भी बात बिल्कुल सही है। इस काल में चरखे का प्रचलन नहीं था। नहीं, इस काल में सूती कपड़े काटने का बात थी तो चरखे का प्रचलन था। यानी यही बात
बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं खोजना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, इसे देखते हैं। पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुलेमान की यात्रा विवरणों के अनुसार यह एक शक्तिशाली वंश था। धर्मपाल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया गया था। इसने व्यापक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तारित था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सुलेमान यात्रा विवरणों के अनुसार एक शक्तिशाली वंश था, बिल्कुल सही है। धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस धर्मपाल, ठीक है, इनका व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से विस्तृत था, ये भी सही है। ये तीनों कथन क्या है, पाल वंश से संबंधित सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु थी। भूमि के सर्वेक्षण करवाकर भूमि राजस्व निर्धारित किया गया था। नागपट्टनम व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, नागपट्टनम व्यापार का क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। तो ये तीनों के तीनों कथन जो हैं वो चोल साम्राज्य से संबंधित क्या है, बिल्कुल सही है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द हक के सर्व था। खैराती अस्पताल, इबादत खाना, एक प्रकार का कर या सैनिकों को दिया जाने वाला नगद वेतन। तो यहाँ पर बात करें मध्यकालीन में जो हक के सर्व था वो एक प्रकार का कर होता था। क्या होता था, कर होता था। मुस्लिम धार्मिक कानून शरीयत में राजस्व के मुख्य साधन उस्र, खराज, ठीक है, खम्स, जकात और जजिया थे। इसके अतिरिक्त इस काल में अन्य साधनों की बात भी की गई है और ये जो होते थे वो आपके एक प्रकार का कर होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है, तुगलक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इस काल में यमुना के किनारों पर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। इस काल की इमारतों में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तुगलक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकाबाद किले का निर्माण नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। पहली बात गलत हो जाएगी। इस काल में यमुना के किनारों पर कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया। तुगलक काल में ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल जो है सही नहीं है। तुगलकाबाद किले का निर्माण, हाँ तुगलकाबाद किले, वो लकड़ी का दरबार बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही कराया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बात बिल्कुल जो है सही हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, सॉरी ये बात गलत है, बिल्कुल बात सही है, ये बात क्या है, गलत ही है। ठीक है, इस काल में यमुना, बिल्कुल बात सही है। इस काल में फिरोज शाह तुगलक ने यमुना किनारे झीलों का निर्माण करवाया था। इस काल में इमारतों बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, मुगल काल में किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने अमीर खोई इसकी स्थापना, स्थानीय सामंतों के कर लगाने के अधिकार की समाप्ति, कृषि योग्य जमीन की पैमाइश के बाद मालगुजारी की वसूली, घरों एवं दुधारू पशुओं पर रोक पर कर, उपरोक्त में से कौन से कार्य अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कार्य अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यहाँ पर क्या हैं, सही हैं, तो यहाँ पर देखते हैं दीवाने अमीर खोई की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, तुगलक ने की थी। स्थानीय सामंतों पर कर लगाने की बात सही है। कृषि योग्य जमीन की पैमाइश, मालगुजारी वसूली, ये भी सही है। घरों में दुधारू घर कर और चाराई कर, ये दोनों लगाए थे। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से
संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36, इसे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराधिकार के नियमों की स्पष्टता सर्वप्रथम परिलक्षित हुई है। चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित मुद्राओं का प्रचलन। उपरोक्त में से कितने कथन कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उत्तराधिकारी नियमों का स्पष्ट सर्वप्रथम परिलक्षित किया गया, बात बिल्कुल गलत है। चांदी के वाले को टके और तांबे को दिरहम कहा गया, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37, इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति, वर्ण व्यवस्था की निंदा, पुनर्जन्म को मान्यता कितने जैन धर्म से संबंधित सही हैं? तो जैन धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो जैन धर्म जो है वो देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति यानी ईश्वर को मानता था या नहीं मानता था? तो ये ईश्वर को जो है नहीं मानते थे। क्या? ईश्वर को नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था की निंदा, पुनर्जन्म की मान्यता इसमें थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक। और वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने नहीं की और देवताओं के अस्तित्व को ये स्वीकार करते थे। देवताओं के अस्तित्व को क्या करते थे? स्वीकार करते थे। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38? पल्लवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। महेंद्र वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर बात करें, महेंद्र वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, वातापी कोंड की उपाधि के बारे में यदि हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय को मारकर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, पहली बात सही, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमित रूप से कर वसूलने की परंपरा की शुरुआत, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में बात की जा रही है। दूसरी, धान के पौधों की रुपाई प्रारंभ, चित्रित धूसर पात्रों का आरंभ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर नियमित रूप से कर वसूलने की परंपरा महाजनपद युग में प्रारंभ हो गई थी। धान के खेतों या धान की खेती का इन्हें ज्ञान था। चित्रित धूसर मृदभांड, मैंने आपको बताया चित्रित धूसर मृदभांड का काल नहीं था। ये जो समय था वो आपका समय था NBPW, काला और लाल मृदभांड, काले पालिशदार मृदभांड की बात है। यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड का जो समय है वो 1000 से 600 BC का समय है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो समय है वो आपका पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना मित्रों। और इस समय जो ये समय है वो आपके काले पॉलिशदार बर्तन हैं। ठीक है, ब्लैक पोर्ट्स वेयर, काले और लाल। ठीक है, काले और लाल, रेड एंड ब्लैक पॉलिशदार का बर्तन है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? 2 हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, भागवत संप्रदाय का उद्भव। तो यहाँ पर कितनी गुप्तकालीन विशेषताएं हैं? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक शुद्ध नहीं थी, सर्वाधिक तो थी। सर्वाधिक शुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कुषाणों के समय की बात है। किसकी बात है? कुषाणों के समय की बात होगी शुद्ध की। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, ये बात बिल्कुल सही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख हमें यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी, भागवत धर्म का उद्भव, संप्रदाय का उद्भव। तो यहाँ पर भागवत धर्म केंद्र बिंदु भगवान विष्णु थे, जिसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। कब हुआ था ये? मौर्योत्तर काल में। ये बात ध्यान रखना, पोस्ट मौर्य पीरियड में इनका समय आएगा, न कि गुप्त पीरियड में। तो ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल ए सही होगा। यहाँ बात ये है कि भागवत धर्म का
इस टाइम पर सर्वाधिक पुस्तकें वगैरह लिखी गई थीं, ये इसलिए हम लोगों को लगता है कि गुप्त की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41, उसे परिलक्षित करते हैं हम लोग। लगभग 1750 ईसा पूर्व के पश्चात हड़प्पा सभ्यता की नगरीय अवस्था लुप्त हो गई। मालवा और जोरवी संस्कृति पर हड़प्पाई सभ्यता की नगरीय प्रभाव परिलक्षित होता है। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन जो है मालवा 1750 ईस्वी के पश्चात हड़प्पा सभ्यता नगरीय अवस्था लुप्त हो गई, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो समय है वो वैदिक पीरियड का समय है। किसका समय आ गया है? वैदिक का, यानी ये बात बिल्कुल सही है। मालवा और जोरबी हड़प्पाई सभ्यता की नगरीय प्रभाव को परिलक्षित करते हैं, ये बात गलत है, परिलक्षित नहीं करते हैं, यानी ये ग्रामीण सभ्यता के तौर पर जानी जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि, इनमें से जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न बताने हैं हमें यहाँ पर, तो जरा देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं ताम्रपाषाण काल यानी चारकोलिथिक पीरियड की हैं? मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित थी, यानी तांबा, यानी ब्रॉन्ज, यानी कॉपर एज। कॉपर एज के बारे में बात करें तो ये वो समय है जब आप हड़प्पा के टाइम का समय है के तौर पर लेखन कला प्रचलित थी। ठीक है, चाक निर्मित काले मृद भांड का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें तो मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात थी, ये बात बिल्कुल जो है सही है। लेखन कला से परिचित नहीं थे, वो आपका ब्रॉन्ज एज हो जाएगा। चाक निर्मित काले मृद भांड हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कितने सही हैं? 1 और 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, देखते हैं 44 क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदमगढ़ और बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? आदमगढ़ और बगोड़ में, ये बात बिल्कुल सही है। बेलन घाटी पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं मिली हैं, बिल्कुल सही है। चिरांद में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो तीनों बातें कहाँ पर हैं? डी ऑप्शन में हैं, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में कसेरों का महत्वपूर्ण स्थान था। धौलावीरा से हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से जो हैं वो सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। कसेरों का महत्वपूर्ण स्थान है और धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। टिन के प्रयोग से परिचित, मूर्ति एवं मंदिर निर्माण के साक्ष्य, कपास की कृषि, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन सी विशेषताएं इससे मिल रही हैं, तो मित्रों यदि हम बात करें यहाँ पर कांस्य युगीन यानी हड़प्पाई युग के बारे में बात है, तो यहाँ के लोग टिन का प्रयोग से परिचित थे। टिन को मिलाकर ही वो क्या बना लेते थे? तांबा और टिन को मिला के ही कांसा बनाया था, यानी कुल मिला के यहाँ के लोग किससे परिचित थे? टिन से तो परिचित रही होंगे। मूर्ति एवं मंदिरों का निर्माण, यहाँ पे मूर्ति तो मिली हैं लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं। कपास की कृषि के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ों से। ठीक है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं? 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं की आकृति हड़प्पाकालीन मोहरों पर दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देने दो। बाघ, हाथी, भैंस, एक सरंगी वाला जानवर। तो हड़प्पाई
मोहरों पर इन सभी की आकृति क्या है, दिखती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मात्र सत्तात्मक समाज मुख्यतः पशुपालन कृषि का स्थान गौण, पालतू घोड़े का प्रमाण, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ऋग्वेद काल के संदर्भ में सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो हैं मात्र सत्तात्मक समाज मुख्यतः पशुपालन और कृषि के स्थान गौण करता है। तो मित्रों ऋग्वैदिक काल की बातें करनी है तो ये समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था, पितृसत्तात्मक था। पशुपालन कृषि का स्थान गौण, ये मुख्यतः पशुपालन और कृषि का स्थान गौण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ के लोग पशुपालन तो करते थे, कृषि अपेक्षाकृत कम थी, ये बात सही होगी। पालतू घोड़े के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, दो बातें सही हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है, संगम काल में प्रयुक्त शब्द कडेसियर निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? गांव का प्रधान, धनी कृषक, भूमिहीन मजदूर और व्यापारी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कडेसियर जो है संगम काल में भूमिहीन मजदूर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ये आपको भूमिहीन मजदूर को इंडिकेट करता है। ठीक है, सेना अध्यक्ष जो होता था उसे एनआरडी कहा जाता था। ठीक है, एनआरडी। ठीक है, और यदि हम बात करें, अरसर जो होता था वो शासक वर्ग का होता था। बल्लाल जो होता था वो आपके किसान वर्ग होते थे। ठीक है, ठीक। और केडिसियर सबसे नीचे के लोग होते थे, भूमिहीन मजदूर होते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50, देखते हैं जरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मानव मूर्तिकाओं एवं चित्रकृतियों का अभाव, लंबाई मापने की वस्तु का प्रमाण, काले धूसर मृद भांडों का प्रयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट जो होंगे वो सही होंगे, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करते हैं, क्या बात है कि उपरोक्त में से उत्तर हड़प्पाकालीन, अच्छा, मानव मूर्तिकाओं और चित्रकाओं का अभाव, लंबाई मापने की वस्तु का निर्माण, काले धूसर मृद भांडों का प्रयोग। तो नागरिकोत्तर काल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काले धूसर मृद भांडों का प्रयोग हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यदि हम बात करें, इसमें लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, और मानव मूर्तियों चित्रकलाओं का अंकित मिला है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बाणभट्ट द्वारा नहीं लिखी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद और हर्षचरित। तो यदि हम बाणभट्ट द्वारा रचित कविताएं देखेंगे तो बाणभट्ट द्वारा प्रियदर्शिका लिखी है, रत्नावली लिखी है और आपकी नागानंद लिखी है। ठीक है, ये सारी की सारी हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं, बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है विचार? पश्चिमोत्तर सीमा की उपेक्षा, ब्राह्मणीय प्रतिक्रियाएं, अत्यधिक सैन्य और प्रशासनिक व्यय, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लौह उपकरणों का प्रयोग, उपरोक्त में से कितने कारक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हैं? पश्चिमोत्तर सीमा की उपेक्षा की, बिल्कुल, उधर से हमले होने लगे। ब्राह्मणीय प्रतिक्रिया हुई, बिल्कुल, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया हुई। अत्यधिक सैन्य और प्रशासनिक व्यय किया गया था और उसके आय के साधनों पर जोर नहीं दिया गया। लोहे के उपकरणों का प्रयोग, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोहे का प्रयोग होने लगा, यानी ये चारों चीज़ें पतन का कारण जो है वो बनी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53? ईसा पूर्व पहली सदी में व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है? विचार करने हैं, करें विचार। ठीक है, भारत रोम व्यापार में रोम अधिशेष में स्थिति में था, बिल्कुल गलत, भारत अधिशेष की स्थिति में था। यहाँ पे कौन अधिशेष में है? भारत है भाई। ठीक है, व्यापार के 3 महत्वपूर्ण मार्ग थे जो मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से जुड़े थे। नहीं, व्यापार के रेशम मार्ग 3 प्रमुख मार्ग नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है,
यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54? मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह शिल्प और वाणिज्य के उत्कर्ष का काल था। भारतीय लौह और इस्पात की निर्यात में अबसीनियाई बंदरगाहों को किया जाता था। भारत, पश्चिमी और अफगानिस्तान के एरिटाइन मृत भांडों का साक्ष्य पाए गए हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों मौर्योत्तर काल में शिल्प और वाणिज्य का उत्कर्ष का काल था, सही है। भारतीय लौह इस्पात के निर्यात में अबसीनियाई बंदरगाहों को किया जाता था, ये भी बात सही है। पश्चिमी भारत में अफगानिस्तान और एरिटाइन मृत भांडों के साक्ष्य पाए गए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कितने कथन सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय इतिहास में जगयपेट और भट्टीप्रोल शब्द निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं? ये अगर हम शब्द के बारे में बात करें तो ये शब्द दक्षिण भारत में सुदूर स्थित स्तूप हैं। क्या हैं? दक्षिण भारत के स्तूप स्थल के तौर पर इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। मानव आकृतियों का अधिक चित्रण है। चित्रों में मनुष्यों के मुखौटे पहने हुए दर्शाया गया है। इसमें केवल लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। सामूहिक नृत्य संगीत इन चित्रों के आम विषय थे। उपरोक्त में से कितने कथन मध्य पाषाण काल चित्रकला के संदर्भ में सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मानव आकृतियों से अधिक चित्रण मनुष्य के में मुखौटे पहने हुए दर्शाए गए हैं। तो कितने कथन मध्य पाषाण काल से संदर्भित सही हैं? तो मित्रों मानव आकृतियों का अधिक चित्रण तो इस काल में भारत में मध्य चित्रों युग में सबसे अधिक हुई है। मध्य युग पाषाण काल में इस अवधि के दौरान कई गुना बढ़ गई थी। छोटे दृश्यमान कलाकार जानवरों को चित्र करना अधिक पसंद करते थे, मानव चित्र पसंद नहीं करते थे। चित्रों में मनुष्य के मुखौटे पहने हुए दर्शाया गया है। ठीक है, क्या है? मुखौटे पहने हुए दर्शाया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें केवल लाल रंगों का प्रयोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामूहिक नृत्य और इनके आम विषय थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंधार कला शैली बुद्ध और प्रतीकात्मक रूप से मानव रूप दिया गया है। मथुरा कला शैली बुद्ध और वस्त्रों को ढका हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें और गंधार यथार्थवादी जबकि मथुरा आदर्शवादी है, ये दोनों बातें तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58? इतिहास में शब्दावली हैं और अर्थ हैं, यहाँ पर बताइए भैया। मिंबर मस्जिदों में खुतबा पढ़ने का स्थान होता था, सही है। हमाम की अगर बारे में बात करें तो हमाम क्या होता था? तो हमाम जो है वो स्नान गृह होता था, ये भी सही है। स्थापित प्रकृति के रक्षक, यदि इसके बारे में बात करें तो स्थापति का अर्थ होता है वास्तुकार। क्या होता है? वास्तुकार होता है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। आयुध के बारे में यदि हम बात करें तो आयुध जो है वो आपका शस्त्र होता था, ये बात बिल्कुल सही, यानी 3 बातें सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59? इसे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पेंडिटिव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेहराब के शिखर पर रखा एक केंद्रीय पत्थर, 2 दीवारों के मध्य स्थित एक त्रिकोणीय कोष्ठक, मृतकों को दफनाने का एक स्थल, सजावटी लिखावट की कला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है जो भारतीय इतिहास में पेंडिविट 2 दीवारों पर स्थित एक त्रिकोणीय कोष्ठक होता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? इसे देखते हैं। महाबलीपुरम समुद्र तट के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में गोपुरम का अभाव है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो इसमें केवल एक बात सही होगी और वो होगी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है।
क्या है, इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है, इस मंदिर में गोपुरम का अभाव नहीं अधिकता है, ये भी बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है, चालुक्य शासकों के संरक्षण में विष्णु की प्रतिमा में समर्पित मंडप में मेहराबदार छत चित्रकारी मालप्रभा नदी घाटी किस गुफा की विशेषता बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम विशेषता के बारे में बात करें तो ये जो विशेषताएं हैं ये बेदामी गुफा की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62, उसे देखते हैं। बौद्ध स्थापत्य की दीवारों में विचार कीजिए। विहारों की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे। नासिक के विहार स्तंभ मानव आकृतियाँ उकेरी गई हैं। चैत्य कक्षों में वृत्ताकार मेहराब की प्रधानता होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या है, हेलीबेट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे कर्नाटक के होयसल शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से द्रविड़ शैली से निर्मित भगवान शिव समर्पित नहीं है हेलीबेट मंदिर। अगर हम हेलीबेट मंदिर के बारे में बात करें तो होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश ने परतदार पत्थरों के द्वारा निर्माण किया है और ये शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के बीच की शैली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन एक है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64, बुद्ध की प्रतिमा स्थान। पद्मासन में बुद्ध की प्रतिमा कहाँ मिली है। तो पद्मासन में मथुरा में मिली, आसन्न साथ सारनाथ में, बुद्ध मुख तक्षशिला में, यानी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। खजुराहो मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर पंचायतन शैली पर आधारित है। मंदिर के देवालयों पर केवल सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के आधार तल पर शिलालेख उत्कीर्ण है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो खजुराहो पंचायतन शैली पर निर्मित हैं और मंदिर के आधार तल पर शिलालेख उत्कीर्ण है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। केवल सूर्य की प्रतिमा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, बली वह सूफी है जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। बिल्कुल सही है। मातृगृह परिपाटी, जो स्त्रियां विवाह के बाद अपने बच्चों के साथ मायके में रहती थीं, ये भी सही। उल्मा धार्मिक कानूनी अध्यापन की जिम्मेदारी निभाते हैं, ये भी सही। तीनों सही, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जैन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है, चित्रों का निर्माण स्वर्ण और लाजवर्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लयात्मक एवं हल्की रंग योजना की विशेषताएं हैं, ये बात गलत है। लयात्मक और हल्की रंग विशेषता इसकी योजना नहीं है। सित्तन वासाल कला का प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो बात है तो ये पाल चित्रकला के संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है, निम्नलिखित कौन सी विशेषता डोकरा कास्टिंग से संबंधित है। शेरे पुर्दु तकनीक आधारित धातु मूर्तिकला। तो यहाँ पर बात करें ये कला है पश्चिमी संगीत साहित्य शैली, चित्रकला, प्रकाश छाया प्रयोग विधि, अपारदर्शी जल रंग। तो ये जो है डेकरा कास्टिंग शेरे पुर्दु तकनीक आधारित धातु मूर्तिकला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों मृतकों एवं आत्माओं की संतुष्टि हेतु चित्रण, पारंपरिक रूप से चित्रांकन में चावल के आटे का प्रयोग। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चित्रकला को संदर्भित करती हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये करती हैं किसको, वर्ली को संदर्भित करती हैं। किसको करती हैं, वर्ली चित्रकला। उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास वर्णित हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। किस पर चलें, क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, इसे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कितनी विशेषताएं सित्तनवासल गुफाओं से संदर्भित सही हैं? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित विषय वस्तु किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित विषय वस्तु। दूसरी, परियों के नेतृत्व आकृतियाँ, हल्के लाल मृदभांड और गाढ़े रंगों का प्रयोग। तो अगर हम पांड्य शासकों द्वारा तुरमईपुरम चित्रकला के बारे में बात करते हैं तो ये टूटी हुई परतें दिखाई देती हैं, हल्की पृष्ठभूमि, गाढ़े सिंदूर लाल रंग के चित्रित हैं। ठीक है, नर्तकियों के चेहरों चित्रित लयबद्ध प्रत्यात्मक लयबद्ध किया गया है। ठीक है, सृजनात्मक शक्ति कुशलता, आँखों की विशेषताएं दक्कन और दक्षिण भारत में परिवर्ती कला है। तो ये जो है वो विशेषता किससे समर्थित हैं? जैन धर्म से हैं, न कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, बाकी ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? इसे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल और प्राप्त साक्ष्य, लोथल, तांबे का कुत्ता, कालीबंगा, मातृ देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाला पुरोहित, हड़प्पा, यज्ञ वेदिकाएँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सही सुमेलित है? लोथल। लोथल में क्या कह रहा है ये? तो लोथल तांबे का कुत्ता मिला है, कालीबंगा मातृ देवी की मूर्ति मिली है, नहीं मिली है तालीबंगा में। ठीक है, तो दूसरा सुमेलित जो है वो नहीं है। मातृ देवी की वृत्ताकार मूर्ति, मृण मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ पर मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुरोहित बिल्कुल मिला है। हड़प्पा यज्ञ वेदिकाएँ, तो हड़प्पा के बारे में बात करें तो कालीबंगा में यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं। यज्ञ वेदिकाएँ कहाँ मिली हैं? ये कालीबंगा में मिली हैं। तो ये भी सुमेलित नहीं है, यानी 1 और 3 सुमेलित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसका निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया, बिल्कुल सही। मंदिर की मूर्तियां काष्ठ उत्कीर्ण कला की उकेरी गई, ये भी बिल्कुल सही, यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है 73? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लयात्मक प्रभाव में रेखाएं, हल्की रंग योजना, ताड़पत्रों से निर्मित, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित। ये विशेषताएं किससे संबंधित हैं? तो ये विशेषताओं की अगर हम बात करें, ये पाल कला से संबंधित हैं। चित्रकला से किससे हैं? पाल चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74? इसको देखते हैं। निम्नलिखित अल-बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था। अल-बरूनी जो था कई भाषाओं का ज्ञाता था। ख्वारिज़्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिहाला भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक जीवन और संस्कृति का उल्लेख करती है, बात सही है। बर्नियर के पूर्व और पश्चिम तुलना का वर्णन है, सही है। बौद्ध देवी मारीची और मूर्ति धार्मिक विश्वासों का एकीकरण दर्शाती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76? उसे देखते हैं। मानव कृति का चित्रण एवं धार्मिक आकृतियों पर बल, फारसी, तुर्की एवं मुगल चित्रकला से विकसित, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों का संरक्षण, बसोहली और गुलेर प्रमुख उपशैलियाँ। तो इनमें से कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर दक्कनी चित्रकला के मानव कृति का चित्रण, धार्मिक आकृतियों पर बल दिया गया है। तुर्की और मुगल चित्रकला विकसित की गई है। गोलकुंडा एवं अहमदनगर शासकों का संरक्षण है। बसोली और गुलेर प्रमुख उपशैलियाँ यहाँ की उपशैलियाँ नहीं हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो चित्रकलाएं हैं ये दक्कनी चित्रकला की उपशैलियाँ नहीं हैं, ये गोलकुंडा चित्रकला की उपशैलियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किताब-उल हिंद संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना अल-बरूनी ने फारसी भाषा में की। इसमें भार, तोल और मापतंत्र विज्ञान का वर्णन मिलता है। इसमें अन्य संस्कृतियों की तुलना में
तुलना को शामिल किया गया है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन जहाँ पर सही होंगे, इसकी रचना अलबरूनी ने फ़ारसी में की थी। किताबुल हिंद के बारे में बात करें तो अलबरूनी जिसने इस भाषा में जिसने इसे लिखा है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद जो है वो फ़ारसी भाषा में न लिखकर किस भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी, ये बात समझिए। दूसरा, मापतंत्र तौल पर विज्ञान का वर्णन है, सही है, इसमें अन्य शामिल हैं, सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, वीर शैव परंपरा के संदर्भ में विचार कीजिए। यह नवीन आंदोलन के रूप में इसका नेतृत्व बसवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। इसमें समुदाय को दूषित होने की ब्राह्मणवादी अवधारणा का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के समकालीन थे। पाल शासकों का तिब्बत से गहरा सांस्कृतिक संबंध था। चालुक्य शासक भोज ने आदिवाहरा की उपाधि धारण की थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के समकालीन थे, ये बात बिल्कुल सही है। पाल शासकों ने तिब्बत से गहरा सांस्कृतिक संबंध था, सही है। चालुक्य भोज ने आदिवरहा की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर आदिवरहा के बारे में बात करें तो प्रतिहार संस्थापक आदिवरहा की उपाधि धारण जिसने की थी वो था आपका भोज, ठीक है, जो विष्णु भक्त भी था। तो चालुक्य जो ये है प्रतिहार शासक हैं, क्या हैं, प्रतिहार शासक। तो कौन से सही हैं, दो सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, क्या कह रहा है 80, इसे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दावली पर विचार कीजिए। कुदरई चेट्टी व्यापारियों का स्थानीय समूह, जिम्मी अरबी घोड़े, उलूक अश्वडांक की व्यवस्था। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, कुदरई चेट्टी व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिम्मी अरबी घोड़े, उलूक अश्वडांक व्यवस्था। तो यहाँ पर बात करें तो कितने ऑप्शन सही हैं। तो मित्रों यहाँ पर कुदरई चेट्टी व्यापारियों का एक समूह होता था, जिम्मी उलूक अश्वडांक व्यवस्था होती थी। जिम्मी के बारे में यदि हम बात करें तो जिम्मी जो है वो अरबी घोड़े न होकर मुसलमान शासकों में उलेमा का मार्गदर्शन करना होता था। उलमा की उपेक्षा की जाती थी, शासन शरिया से द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, समुदायों को बादशाह मानते थे, अतः यहाँ पर जिम्मी जो है वो समुदायों को बादशाह मानते थे। जिम्मी मुग़ल शासक केवल मुसलमानों को अब तो सारे संसार का बादशाह मानते थे, ये बात क्या है, गलत है। दो सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, क्या है 81 देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में पद और वेतन निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था, बिल्कुल सही है। मनसबदार अपना वेतन एकत्रित, बिल्कुल सही है। मनसबदार केवल राजस्व एकत्र करना था, तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, क्या है, मणिग्राम और ननादेशी किस रूप में विख्यात थे। तो मणिग्राम और ननादेशी के बारे में बात करें तो ये व्यापार संघ होता था, क्या होता था, मणिग्राम और ननादेशी व्यापारिक संघ होता था, जैसे आप एसोचैम और फिक्की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा है मित्रों, 83 है, क्या है इसे देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 को देख के बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हुआ, ओके। मुगल शासक नियंत्रण में देश की राजनीतिक एकीकरण का अनुविस्थक प्रमुख घटना थी, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्या कह रहा है 84, इसे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेना नायकों के प्रमुखों को नायक कहा जाता था, सही है। सभी मंदिर गोपुरम से जुड़ने श्रेय कृष्णदेव राय है, सही है। कृषि क्षेत्रों में किलेबंदी आई थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55,
शंकरदेव संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रमुख विचारक थे। आध्यात्मिकवाद ज्ञान के प्रचार के लिए प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। कीर्तन घोष इनकी प्रमुख काव्य रचना है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से 15वीं शताब्दी में बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नहीं उत्तरार्ध में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेश भगवती धर्म को कहकर पुकारते थे क्योंकि भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये इस उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते थे। शंकरदेव भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धा भक्तों ईश्वर के नाम का उच्चारण पर बल दिया था। उत्तरार्ध में बंगाल में, तो यहाँ पर बंगाल में नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं, असम में है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान प्रार्थना गृह की स्थापना की सही है। कीर्तन घोष प्रमुख काव्य है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86? इसे देखते हैं। शब्दावली और अर्थ। मुल्फजात सूफी संतों से बातचीत करना, ठीक है। दूसरी तज़किरा लिखे पत्रों का संकलन। तो मुल्फजात के बारे में बात करें, सूफी संतों की बातचीत मुल्फजात ही कहलाती थी। तज़किरा के बारे में बात करें तो तज़किरा क्या होती थी? ये पे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों सहयोगियों को लिखे जाते थे। सूफी लिखे गए पत्रों का संकलन मुफ्तवात होता था, ठीक है। तज़किरा के बारे में बात करें, इनकी जीवनियों का संक्रमण, यानी ये दोनों सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। क्या है कि मुगल कालीन पांडुलिपि नस्तलिक शैली का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? नस्तलिक शैली का प्रयोग किया जाता था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। रज़्मनामा के रूप में रामायण का नहीं महाभारत का हुआ था। किसका हुआ था? महाभारत का हुआ था। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। रज़्मनामा युद्धों का वर्णन होता था। नेक्स्ट चलते हैं। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लोहारी ये द्वारा कृत थे, सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या है 88? इसे देखते हैं। अमर नायक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये सैन्य कमांडर होते थे। ये किसानों के शिल्पियों व्यापारियों वसूल करते थे। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है 89? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय दरबारी क्रियाकलाप हो गया। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, मेवाड़ चित्रकला में लाल और पीले रंगों की प्रधानता थी, सही है दोनों कथन, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में इसमें छवि चित्रण, प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता था। इसमें प्राकृतिक रंगों एवं सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला के नाम दिया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें, सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? हल्की गुलाबी आंखें, हल्की झुकी पलकें, पतले होंठ, लंबी नुकीली नाक, उपयुक्त विशेषताएं किस चित्रकला की शैली हैं? यदि हम इन चित्रकला के बारे में बात करें तो ये किशनगढ़ चित्रकला की शैली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92? गुप्तकालीन मंदिर आडंबरहीन पूजा स्थल है। खजुराहो मंदिर श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं को पूर्ण ब्रह्म का अंश माना गया है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या है? ये मंदिर रंग और किस्म दोनों दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर की मूर्तियां धूसर, स्लेटी और काले बेसाल्ट की बनी होती हैं, लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर की तरह से प्रचुर मात्रा का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र की अन्य विशेषताएं नदी, तालाब, कुंड और किसी भी जल निकाय
का पवित्र धार्मिक स्थल के पास होना आवश्यक समझा जाता है। इस कास्ट में उत्कीर्णन की परंपरा के प्रभाव मंदिरों और मूर्ति निर्माण के कार्यों को स्पष्ट दिखाई देता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मंदिर स्थापत्य को वर्णन करती हैं? तो यदि हम इस क्षेत्र में मंदिर के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी भारत के मंदिरों का निर्माण का वर्णन कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94 देखते हैं। भारतीय कांस्य प्रतिमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका काल दूसरी शताब्दी के 16वीं शताब्दी तक है। ठीक है। दूसरा, महाराष्ट्र ने इसे प्राप्त बुद्ध कांस्य प्रतिमाएं गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन, ये दोनों बातें सही हैं। सारनाथ शैली वस्त्रों में कोई तय नहीं है, बिल्कुल सही है, तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या कह रहा है 95 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, कोच्चि का डच महल, त्रिप्रयार का श्री राम मंदिर, पानायनराकाबू उपरोक्त में से किन स्थलों में भित्ति चित्रण परंपरा के परिपक्व अवस्था में दृष्टिगोचर होती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिरुमलईपुरम की गुफाओं को पल्लवों ने संरक्षण प्रदान किया। विरूपाक्ष मंदिर की भीतरी छत पर रामायण एवं महाभारत के चित्र बनाए हुए हैं। लेपाक्षी मंदिर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो सबसे पहले बात आती है तिरुमाई गुफाओं पल्लवों के संरक्षण की में बनी, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। ये गुफाएं सित विनाशन के संरक्षण में, पांड्यों के संरक्षण में बनी हैं। किसके? पांड्यों के संरक्षण में बनी हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है 97? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहराबदार छतों का निर्माण, शिखर का निर्माण 5वीं शताब्दी में बनाए गए भवनों से साम्यता द्रविड़ शैली की उपश्रेणी बांस या लकड़ी से निर्मित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा नहीं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा और गांधार बुद्ध की प्रतीकात्मक रूप से मानव निर्मित प्रतिबिंबित किया गया है। तो ये बात अगर हम बात करें, ये बात बिल्कुल सही है। एलोरा गुफाएं बुद्ध और ब्राह्मण जैन तीनों सही हैं। तारा मयूरारी बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा संबंधित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? संदर्भ किस निरंतर किस उपयुक्त किस स्थापत्य की शैली का अंग हैं? ये जो हैं ये आपके मंदिर शैली का अंग होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मालवा चित्रकला हिंदू राजदूत दरबार के प्रतिनिधित्व करती थी। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति रंगमाला चित्रों की मानी जाती है। मुगल कालीन चित्रकला सूक्ष्म तकनीक, त्रिआयामी चित्रण एवं आदर्शवाद पर केंद्रित थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मालवा चित्रकला हिंदू राजदूत दरबार बिल्कुल सही है। द्रविड़ मेवाड़ शैली राममला ये भी सही है। सूक्ष्म तकनीक त्रिआयामी चित्रण आदर्शवाद ये बात गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 5वां लगाया, जो कि आप देखते हैं भारतीय आर्ट एंड कल्चर और मुगल कालीन तक इतिहास को कवर कर रहा है। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही RO ARO और UP PCS के पेपर भी हम सीट सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।